कभी सोचा है एक ऐसे राज्य के बारे में जो है तो भारत की जमीन का सिर्फ 1.4%, आबादी भी सिर्फ 2%, लेकिन जब ओलंपिक मेडल्स की बात आती है तो देश के आधे से ज्यादा मेडल्स यहीं से आते हैं। जी हाँ, ये कहानी है हरियाणा की, एक ऐसी जगह जो जितनी कामयाबियों से भरी है उतनी ही गहरी चुनौतियों से भी घिरी हुई है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं भारत के इस सबसे बड़े और सबसे जरूरी विरोधाभास को। देखिए, एक तरफ है वो हरियाणा जिस पर पूरे देश को गर्व है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के 57% मेडल यहीं से आए। पर कैपिटा इनकम में देश में दूसरे नंबर पर भारत का ऑटोमोबाइल कैपिटल, यह है चमकदार तस्वीर। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू है जो एक कठोर हकीकत दिखाता है। भारत का सबसे खराब लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो यही है। पानी का संकट इतना गहरा है कि जमीन सूख रही है और अमीर गरीब के बीच की खाई बहुत चौड़ी है। यही वो पहेली है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और पता है, यही बात इस पहेली को और भी ज्यादा जरूरी बना देती है। इतना छोटा राज्य लेकिन इतना बड़ा असर। जो हरियाणा में होता है अच्छा या बुरा, वो पूरे देश के लिए एक सबक होता है, एक आईना होता है। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर हरियाणा इतना सफल बना कैसे। इसकी कहानी शुरू होती है भूगोल और इंडस्ट्री के एक अनोखे मेल से। अब जरा इस स्लाइड पर लिखे नंबर को देखिए, 3,14,000 रुपए से ज्यादा की पर कैपिटा इनकम। ये महाराष्ट्र या कर्नाटक जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल राज्यों से भी ज्यादा है। सोचिए जरा, एक राज्य जो बस 50-60 साल पहले तक पूरी तरह खेती पर निर्भर था, उसने ये कमाल किया कैसे? देखिए, इसकी नींव रखी इन 4 मजबूत पिलर्स ने। ऑटोमोबाइल क्रांति ने इसे देश का ऑटो हब बना दिया। फिर गुड़गांव आईटी और फाइनेंस का दूसरा सबसे बड़ा सेंटर बनकर उभरा। खेती में तो खैर ग्रीन रेवोल्यूशन की विरासत थी ही, और सबसे बड़ी बात, दिल्ली से नजदीकी, जिसने रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर को रॉकेट की रफ्तार दे दी। ये वो इंजन थे जिन्होंने हरियाणा को दौड़ाया। लेकिन जैसा कहते हैं, हर तेज रफ्तार की एक कीमत होती है। लेकिन हरियाणा की कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। ये मिट्टी सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि गोल्ड मेडलिस्ट भी पैदा करती है। चलिए देखते हैं कि ये भारत की स्पोर्ट्स फैक्ट्री कैसे बनी। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 मेडल जीते और उनमें से 4 अकेले हरियाणा के एथलीटों ने जीते। मतलब देश के 57% मेडल्स सिर्फ 2% आबादी वाले एक राज्य से। ये आंकड़ा अपने आप में हैरान करने वाला है। तो फिर वही सवाल कि ये होता कैसे है, आखिर क्या है सफलता का राज? इसका जवाब 1-2 नहीं बल्कि 4 चीजों के एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन में छुपा है। पहला और सबसे खास है अखाड़ा कल्चर। ये सिर्फ कुश्ती के मैदान नहीं है, ये वो जगहें हैं जहां पीढ़ियों से ताकत, अनुशासन और सम्मान को पूजा जाता है। दूसरा, खेल यहाँ सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि गांव की गरीबी से बाहर निकलने का एक मजबूत करियर ऑप्शन है। तीसरा, सरकार की पॉलिसीज जो जीतने पर जबरदस्त कैश इनाम और पक्की सरकारी नौकरियां देती हैं। और आखिर में, जब युवा अपने बीच से नीरज चोपड़ा और फोगाट बहनों जैसे हीरो को निकलते देखते हैं तो उनमें भी कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा होता है। ये सफलता की एक शानदार तस्वीर है ना? लेकिन अगर हम इस तस्वीर के फ्रेम से बाहर झांक कर देखें तो कुछ गहरे और असहज करने वाले सच भी नजर आते हैं। ये वो सच हैं जो हरियाणा की कामयाबी की चकाचौंध के ठीक नीचे पनप रहे हैं और एक बड़े संकट की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस आंकड़े को देखिए, 879। हर 1000 पुरुषों पर सिर्फ 879 महिलाएं। ये भारत में सबसे खराब लिंग अनुपात है और हरियाणा के सामने खड़ी सबसे बड़ी सामाजिक चुनौती भी। और इस संकट की जड़ें समाज में बहुत गहरी हैं। सदियों पुरानी पितृसत्ता और बेटे की चाहत, जो कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों को जन्म देती है। दहेज जैसी कुप्रथाएं जो बेटियों को एक आर्थिक बोझ की तरह देखती हैं। और संपत्ति के अधिकार जो पारंपरिक रूप से बेटों के हक में रहे हैं। ये सब मिलकर इस असंतुलन को और ज्यादा बढ़ाते हैं। इस सामाजिक संकट के साथ साथ एक और बड़ा विरोधाभास जमीन के नीचे गहरा रहा है। ये एक एनवायरमेंटल क्राइसिस है। और विडंबना देखिए, जिस राज्य ने हरित क्रांति की अगुवाई करके पूरे देश का पेट भरा, आज उसकी अपनी जमीन प्यासी है, तेजी से सूख रही है। ये चार्ट इस संकट की गंभीरता को साफ साफ दिखाता है। राज्य के 22 में से 14 जिले, यानी लगभग 2/3 हरियाणा, भूजल के मामले में ओवर एक्सप्लॉइटेड जोन में है। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये नहीं कि पानी कम हो रहा है। इसका मतलब है कि जमीन का पानी खत्म होने की कगार पर है।
हम जितना पानी जमीन में वापस जाता है उससे कहीं ज्यादा तेजी से उसे बाहर खींच रहे हैं। और ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसे हमारी सफलता ने ही बनाया है। हुआ ये कि ग्रीन रेवोल्यूशन को बनाए रखने के लिए सरकार ने धान जैसी ज्यादा पानी सोखने वाली फसलों पर अच्छी एमएसपी दी। किसानों को फायदा हुआ तो वो यही उगाने लगे। फिर मुफ्त या सस्ती बिजली ने उन्हें बिना सोचे समझे जमीन से पानी खींचने के लिए उकसाया। नतीजा, पानी का स्तर हर साल नीचे जा रहा है और हम उस नींव को ही खोखला कर रहे हैं जिस पर हमारी खेती की सफलता टिकी थी। और अगर हरियाणा के इन सभी विरोधाभासों को एक ही जगह पर देखना हो तो गुड़गांव से बेहतर कोई उदाहरण नहीं। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के चमचमाते दफ्तर हैं, लेकिन सिर्फ आधे घंटे की बारिश में यही वर्ल्ड क्लास शहर वेनिस बन जाता है। यहाँ करोड़ों की गाड़ियां हैं पर वो घंटों ट्रैफिक में रेंगती रहती हैं। गुड़गांव इस बात की जीती जागती मिसाल है कि जब विकास की रफ्तार प्लानिंग से मीलों आगे निकल जाती है तो क्या होता है। प्राइवेट सेक्टर ने तो अपनी दुनिया बना ली, लेकिन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पीछे छूट गया। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या हरियाणा अपनी कामयाबियों को बनाए रखते हुए इन चुनौतियों से पार पा सकता है? क्या ये चैंपियन राज्य अपने इन गहरे विरोधाभासों को हल कर सकता है? यही हरियाणा के भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती है। एक तरफ 2030 तक 200 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का बड़ा लक्ष्य है, तो दूसरी तरफ लैंगिक असमानता, पानी की कमी और प्रदूषण का बढ़ता हुआ बोझ एक तरह का कर्ज है। इन दोनों के बीच संतुलन साधना ही असली परीक्षा होगी। तो आखिरी सवाल यही है, क्या हरियाणा का विकास टिकाऊ यानी सस्टेनेबल होगा? क्या वो समावेशी यानी इंक्लूसिव होगा, जिसमें समाज के हर वर्ग और आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखा जाए? क्या वो सिर्फ एक इकोनॉमिक पावर हाउस ही रहेगा या फिर आधुनिक भारत के लिए एक सच्चा सोशल मॉडल भी बन सकता है? इस सवाल का जवाब बहुत मायने रखता है, क्योंकि हरियाणा की कहानी सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है। ये आधुनिक भारत की कहानी है, उसकी महत्वाकांक्षाओं और उसकी चुनौतियों की। और एक बात साफ है, जैसा हरियाणा करेगा वैसा ही भारत करेगा।